हेलो गाइस। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो आज आ गए हैं हम अपने 6 नंबर सीरीज के साथ, जो कि हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का ये सीरीज चल रहा है। इसमें हम बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं, जो कि हमारे कंप्यूटर साइंस के जितने भी वैकेंसी निकलती है हमारे कंप्यूटर टीचर के लिए, तो उसके लिए ये सारे जो क्वेश्चन मैं करा रही हूँ वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये इस सीरीज में आपको काफ़ी ज़्यादा डीप क्वेश्चन मिलेंगे। ये आजकल जितने भी हमारे कंप्यूटर टीचर के एग्ज़ाम हो रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा अब जो गेट के क्वेश्चन है उससे रिलेटेड आ रहे हैं, चाहे वो बीपीएससी हो या एसपीएससी हो। तो आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको हेल्पफुल होंगे। तो चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन क्वेश्चन क्या कहता है कि विच of the following model is concerned with what is represent in database rather than how it is represent। मीन्स ऐसा कौन सा मॉडल है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं कि इस पे जोर देते हैं कि क्या रिप्रेजेंट किया गया है हमारे डेटा मॉडल में, डेटाबेस में क्या रिप्रेजेंट किया है, ये नहीं कि कैसे रिप्रेजेंट किया है। तो क्या रिप्रेजेंट किया है ये किसके थ्रू में पता चलता है? ये हमें पता चलता है कंसेप्चुअल मॉडल के थ्रू कि हमारे टेबल में क्या क्या चीज है। कैसे मीन्स कैसे रिप्रेजेंट किया गया है वो तो हमारा फिजिकल मॉडल में आ जाता है कि हाउ इज हमारे कहाँ कहाँ डेटा स्टोर हुआ है। बट जो हमारा जब बात आती है कि हम टेबल में क्या क्या स्टोर किए हैं, एक टेबल कैसे दूसरे टेबल को रिलेटेड है, लॉजिकली कैसे रिलेटेड है, तो हमारा क्या आता है कंसेप्चुअल मॉडल, जो मिडल सेकंड लेवल की जो डेटाबेस के आर्किटेक्चर पे हमारा क्या आता है कंसेप्चुअल मॉडल। तो इसका राइट आंसर क्या है? कंसेप्चुअल मॉडल। तो गाइस जब भी बात हो कि क्या रिप्रेजेंट किया गया है हमारे टेबल में, तो ये चीज कहाँ पता चलती है हमें? कंसेप्चुअल मॉडल में। अब हम आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या है? द बेस्ट सॉल्यूशन ऑफ डीबीए टू इन अ केस ऑफ डेडलॉक। मीन्स बेस्ट सॉल्यूशन जो हमारा डीबीए के लिए क्या करता है जब हमारा डेडलॉक होता है। बेस्ट सॉल्यूशन क्या होता है हमारे डेडलॉक के लिए? पहला होता है, पहला क्या बोला है कि रिबूट द सिस्टम। जब भी डेडलॉक हो आप रिबूट कर दे सिस्टम को। या फिर क्या करें, बैकअप द डेटाबेस, ड्रॉप द इंडेक्सेस एंड रीस्टोर द डेटाबेस। इसमें काफी ज्यादा टाइम लगेगा। फिर रिबूट करेंगे, उसमें भी बहुत सारे हमारे रिसोर्स जो होंगे वो वेस्ट हो जाएंगे। अब बात आती है कि सी पे। सी क्या कहता है? सी द सेशन विच इज रनिंग एंड किल ऑल द सेशन इन्वॉल्व द डेडलॉक 6 फॉर 1। अब डी की बात करते हैं। डी क्या बोलता है? डी फ्रेगमेंटिंग द डिस्क। नहीं, फ्रेगमेंटिंग नहीं करते हम अपने डेडलॉक के लिए। बट हाँ, जब भी देखते हैं कि हमारे ट्रांजेक्शन रन हो रहे हैं, जब ट्रांजेक्शन रन हो रहा है अच्छे तरीके से, बट जब भी सिचुएशन आती है कि कोई डेडलॉक, हमारे ट्रांजेक्शन में डेडलॉक हो रहा है, तो हम क्या करते हैं? प्रोसेस को उस लेवल तक किल करना, बहुत सारे प्रोसेस को किल करते रहते हैं, जिसकी वजह से ट्रांजेक्शन में या फिर डेडलॉक आई है तो प्रोसेस को हम किल करना स्टार्ट करते हैं। उस लिमिट तक किल करते हैं, मीन्स उस स्टेट तक किल करते हैं जब तक हमारा ट्रांजेक्शन जो हो वो डेडलॉक फ्री ना हो जाए। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या है? सी सी द सेशनल विच इज रनिंग। जब रनिंग हो रहा है तो ठीक है, बट जब डेडलॉक आए तो उस टाइम पे देखना चाहिए कि हमारे प्रोसेस का ट्रांजेक्शन क्या, कौन से पॉइंट पर प्रोसेस, बहुत सारे जब प्रोसेस होते हैं तो कुछ प्रोसेस को हमें किल करना होता है जिससे हमारा डेडलॉक हो रहा है, तो उसे किल करके हम डेडलॉक को फ्री बना सकते हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या है? सी सी इज अ राइट आंसर। सॉरी, सी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन 2 के लिए। 2 के लिए क्या है हमारा? टू टू सी इज द राइट आंसर। अब 3 की बात करते हैं। 3 ब्लैंक कंट्रोल आर इनक्रप्टेड इन द डेटा मैनेजमेंट सिस्टम दैट रिस्ट्रिक्ट access to data and also restrict action that people may take when they access the data। इसमें बोला गया है कि ऐसा कौन सा कंट्रोल है जिसके थ्रू क्या करता है, जब ये इंश्योर करता है कि अगर आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं किसी, जैसे
एग्जाम्पल लेते हैं। आप ए वैल्यू पे रीड कर रहे हैं, आपका ट्रांजेक्शन T1 है। ए वैल्यू पे हम अगर रीड कर रहे हैं तो फिर रीड करने के बाद हम क्या करेंगे, राइट करेंगे, ए वैल्यू को राइट करेंगे। अगर आपका आप ए वैल्यू ए की वैल्यू 100 रीड किए हैं, बट आप ए की वैल्यू क्या कर देते हैं, 200 कर देते हैं। तो अगर T2 ट्रांजेक्शन उसी टाइम हुआ जब आप T1 कर रहे थे, तो वो भी आर ए को रीड करता है, तो वो क्या देखता है, 100 है ए की वैल्यू। फिर वो क्या कर देता है कि राइट कर देता है, ए की वैल्यू क्या कर देता है, 300। T1 बट अपनी ए की वैल्यू को 200 किया है, यहाँ पे T2 जो किया है वो 300 किया। तो इसमें क्या था, एम्बिगुअस आ जाता है। मीन्स ए की वैल्यू वो किसके थ्रू अपडेट होगी। यहाँ पे T1 तो 200 किया है, T2 300 किया है। तो इस चीज़ को कंट्रोल करना, मीन्स अगर T1 ए को रीड कर रहा है, राइट कर रहा है, तो उस पॉइंट पे हमारा T2 ट्रांजेक्शन उसमें इन्वॉल्व ना हो, T1 के ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व ना हो। मीन्स अगर इसमें क्या क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर रिस्ट्रिक्ट करे एक्सेस करने से, आल्सो एक्शन के लिए रिस्ट्रिक्ट करे। मीन्स अगर आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो ए वैल्यू पे तो कोई और उसको एक्सेस ना करे, आपकी ए वैल्यू को कोई और एक्सेस ना कर पाए और कोई एक्शन परफॉर्म ना कर पाए। तो इससे क्या बोलते हैं हम, कॉन्करेंसी कंट्रोल। इस टेक्निक को कॉन्करेंसी कंट्रोल बोलते हैं कि आप इंडिविजुअल अपनी वैल्यू को मीन्स पहले अपडेट के लिए, मीन्स आप ए को रीड करते हैं, राइट करते हो, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वो परफॉर्म करिए। फिर जब आपका ट्रांजेक्शन कमिट हो जाता है तो वो दूसरा कोई उस पर परफॉर्म कर सकता है। तो ये हमारा किस टेक्निक के थ्रू होता है, कॉन्करेंसी कंट्रोल के थ्रू। तो कॉन्करेंसी कंट्रोल, राइट आंसर हमारा क्या हुआ, राइट आंसर हमारा ए है। इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाता है, हमारा राइट आंसर ए है। ए इज द राइट आंसर। अब बात करते हैं हम 4th नंबर क्वेश्चन के साथ। What is the logical description of the entire database showing all the data element and relationship among them? अभी मैंने ऊपर ही बताया है कि क्या बोलते हैं इसको, कंसेप्चुअल। मीन्स कंसेप्चुअल स्कीमा बोलते हैं इसको, कि हम लॉजिकली इस सारे डेटाबेस को डिस्क्राइब करता है, उसके रिलेशनशिप को, ऑल एलिमेंट का कैसा रिलेशनशिप है। तो ये सब किस में होता है कि लॉजिकली ये डिस्क्राइब किया हो कि किसका किसके साथ कैसा रिलेशन है। ये सारी चीज़ें कंसेप्चुअल और कंसेप्चुअल में आती है। तो राइट आंसर क्या है 4 के लिए, 4 के लिए राइट आंसर है डी। अब आते हैं अपने 5th क्वेश्चन में। 5th क्वेश्चन क्या बोलता है कि ए फंक्शनल डिपेंडेंसी बिटवीन 2 और मोर नॉन की एट्रीब्यूट इज कॉल्ड। ने बोला कि अगर कोई नॉन एट्रीब्यूट है, नॉन एट्रीब्यूट को हम क्या बोलते हैं, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। जो हमारी की होती है उसको हम बोलते हैं प्राइम एट्रीब्यूट, प्राइम एट्रीब्यूट बोलते हैं। लेकिन जो हमारी नॉन की होती है उसको क्या बोलते हैं हम, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। ठीक है। तो ये क्या बोला है कि बिटवीन 2 आर मोर नॉन की एट्रीब्यूट, अगर फंक्शनल डिपेंडेंसी है, फंक्शनल डिपेंडेंसी है नॉन प्राइम एट्रीब्यूट का, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट पे फंक्शनल डिपेंडेंसी है, तो हम इसे क्या कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, ट्रांजिटिविटी, ट्रांजिटिविटी, ट्रांजिटिविटी डिपेंडेंसी बोलते हैं। अगर हमारा ट्रांजिटिविटी डिपेंडेंसी होता है तो वो कौन से फॉर्म में नहीं होता है, वो हमारा 3NF फॉर्म में नहीं होता है। अगर हमारे टेबल में ट्रांजिटिविटी डिपेंडेंसी होती है तो वो 3NF फॉर्म में नहीं होगा। नॉन एट्रीब्यूट टू नॉन एट्रीब्यूट मीन्स कोई ऐसी एट्रीब्यूट जो किसी हमारे टेबल को वो आइडेंटिफाई ना कर पाए, 2 एट्रीब्यूट ऐसी है, अगर वो एक दूसरे पे फंक्शनली डिपेंडेंट करती है तो ये हमारी क्या होती है, ट्रांजिटिविटी डिपेंडेंसी, जो कि हमारे 3NF में नहीं होने चाहिए। अगर हमारे 3NF है वो अगर कोई टेबल हमारा 3NF फॉर्म में है तो वो नॉन ट्रांजिटिविटी डिपेंडेंसी उसमें होनी चाहिए। तो राइट आंसर इसको नॉन प्राइम एट्रीब्यूट टू नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को
ट्रांसिटिविटी डिपेंडेंसी बोलते हैं। ये सारे क्वेश्चन अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस लेवल के क्वेश्चन अभी बीपीएससी में काफ़ी ज़्यादा बीपीएससी के एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, जो कि गेट में आ चुके हैं। जो क्वेश्चन उस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आप एक बार ध्यान दीजिए कि पार्शियल डिपेंडेंसी, ट्रांसिटिविटी, ये सारे कौन जो सारे 1NF, 2NF, 3NF, 4NF में कौन कौन सा रूल होता है, ये थोड़ा इसको आप पढ़ लीजिएगा। अब आते हैं अपने 6th क्वेश्चन पे। मेकिंग अ चेंज टू कंसेप्चुअल स्कीमा ऑफ अ डेटाबेस बट नॉट अफेक्टिंग द एग्जिस्टिंग एक्सटर्नल स्कीमा इज एन एग्जांपल ऑफ। इसमें बोलता है कि अगर कंसेप्चुअल स्कीमा मीन्स आपका आपकी 3 लेवल होती है। एक सॉरी सॉरी आपका सबसे ऊपर क्या होता है, वेट अ मिनट, व्हाट इज दिस। पहले आपका क्या होता है, यूजर लेवल, एक्सटर्नल। फिर पहला ये होता है, दूसरा क्या होता है, कंसेप्चुअल। तीसरा क्या होता है, फिजिकल। दो टाइप की डिपेंडेंसी होती है। पहला होता है कंसेप्चुअल, दूसरा होता है फिजिकल। ठीक है। इसमें हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि अगर आप कंसेप्चुअल लेवल पे चेंज करते हैं तो आपका एग्जिस्टिंग एक्सटर्नल स्कीमा इफेक्ट ना हो। अगर हम कंसेप्चुअल लेवल की बात करते हैं, जो हमारा बी सेकंड नंबर का है, अगर हम उसमें ये बोल रहा है कि अगर हम इसमें कोई भी चेंजेस कर रहे हैं, मीन्स अगर टेबल के रिलेशनशिप में कोई भी चेंजेस कर रहे हैं, तो चेंज की वजह से हमारे यूजर लेवल पे कोई भी चेंज ना आए। मीन्स ये जो कंसेप्चुअल लेवल हो वो डिपेंडेंट ना हो यूजर लेवल पर, मीन्स इंडिपेंडेंट हो। अगर कंसेप्चुअल लेवल पर कोई भी हम चेंजिंग कर रहे हैं तो वो किसी भी लेवल पर की वजह से चेंजेस ना हो। अगर हम फिजिकल लेवल पे कोई भी चेंज कर रहे हैं तो फिजिकल लेवल की वजह से हमारे कंसेप्चुअल लेवल पे कोई भी चेंजेस ना आए, तो ये क्या होती है, फिजिकल इंडिपेंडेंसी। कंसेप्चुअल इंडिपेंडेंसी क्या होती है कि अगर हम कंसेप्चुअल में कोई भी चेंजेस कर रहे हैं तो उसकी वजह से हमारे यूजर लेवल पर कोई भी चेंजेस ना आए। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि बोला है कि अगर हमारा कंसेप्चुअल स्कीमा में चेंज करते हैं तो इफेक्ट नहीं होता है एक्सटर्नल स्कीमा में, मीन्स यूजर पे इफेक्ट नहीं होता है, एक्सटर्नल यूजर लेवल पे ही होता है। तो ये क्या कहलाता है, इसको हम क्या बोलेंगे, कंसेप्चुअल डेटा इंडिपेंडेंसी। और कंसेप्चुअल डेटा इंडिपेंडेंसी को ही हम क्या बोलते हैं, लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी। हमारा सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। तो टू टाइप की इंडिपेंडेंसी होती है, लॉजिकल और फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी होती है। दो टाइप की इंडिपेंडेंसी होती है। अब आते हैं अपने 7th क्वेश्चन पे। 7th क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, एक सुपर की इज एनी दैट यूनिकली आइडेंटिफाई इज। अगर हमारी जो सुपर की है किसी को भी यूनिकली आइडेंटिफाई करती है, इज एंटिटी यूनिकली, या फिर ऑब्जेक्ट इन टेबल, टेबल, या फिर स्ट्रक्चर इन टेबल। तो हमारी जो सुपर की होती है किसको यूनिकली आइडेंटिफाई करती है, एंटिटी को। एंटिटी को ही हमारी जो एंटिटी क्या होता है, रियल थिंग्स होता है जो एग्जिस्ट करता है, जैसे हम हो गए, हमें यूनिकली आइडेंटिफाई करती है सुपर की। तो इसे क्या बोलते हैं, पहला हम इसका राइट आंसर क्या हो गया, हमारा राइट आंसर इज ए इज आवर राइट आंसर फॉर 7 क्वेश्चन। अब आते हैं हम अपने 8th क्वेश्चन पे। 8th क्वेश्चन है, इन एन एसक्यूएल स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट स्टेट कंडीशन फॉर रो सिलेक्शन। मीन्स बहुत सारे क्यूरी होती है, तो ऐसा कौन सा स्टेट कौन सी पार्ट में हम क्या करते हैं, रो को सिलेक्ट करते हैं। अ, चलते हैं सिलेक्ट क्या करते हैं, पहले हम करते हैं सिलेक्ट फ्रॉम। कहाँ से सिलेक्ट करेंगे, टेबल से सिलेक्ट करेंगे। फिर सॉरी टेबल से सिलेक्ट कहाँ से करते हैं, सिलेक्ट फ्रॉम टेबल। वेयर, इसके बाद होता है वेयर। टेबल के बाद हम बात करते हैं वेयर। वेयर के बाद हम क्या लिखते हैं, एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट क्या लिखते हैं, एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट के बाद कंडीशन लगाते हैं कि ग्रेटर देन या लेस देन, इस टाइप की चीजें लगाते हैं।
तो वेयर के बाद एट्रीब्यूट के में कंडीशन लगाते हैं, तो वो किस पे ये इसमें चेंज हो जाता है, रो में चेंज हो जाता है कि आपका वेट मिनट, क्या हो गया, आपका ये टेबल है, एट्रीब्यूट पे ये आपका नाम है, ये आप नेम नाम का एट्रीब्यूट है, तो यहाँ पे बोलता है कि ये वेयर, वेयर के बाद सॉरी सेलेक्ट फ्रॉम टेबल वेयर नेम, नेम इज इक्वल टू एनीथिंग। तो ये नेम इज इक्वल टू वो किसको सिलेक्ट कर रहा है कि अब वो चेक करेगा इस एट्रीब्यूट में, वो नेम एट्रीब्यूट में चेक करेगा कि जो आप नेम इक्वल टू दिए हैं वो उस किस रो में है, तो उसको सिलेक्ट करेगा। तो कौन सिलेक्ट करवाता है, किसके थ्रू, सिलेक्ट से क्या कर रहे हैं हम, टेबल को सिलेक्ट करा है, फ्रॉम सिलेक्ट फ्रॉम से क्या करें, टेबल को सिलेक्ट किए। फिर ऑर्डर बाय से तो हम अपने जो भी सिलेक्ट करते हैं उसको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाना है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में, उसके थ्रू ऑर्डर बाय यूज करते हैं। वेयर किस लिए यूज किए हैं, वेयर एट्रीब्यूट यहाँ पे रो की बात कर रहा है, वेयर के ही थ्रू हम क्या किए हैं, वेयर के थ्रू हम अपने रो को सिलेक्ट किए हैं, जहाँ पे वेयर नेम इक्वल टू कोई भी नेम हो सकता है, तो उस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट में जाकर रो को वो सिलेक्ट करेगा वेयर। तो राइट आंसर इज डी। अब आते हैं अपने 9th क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन क्या बोलता है, इंडेक्स आर क्रिएटेड इज मोस्ट आरडीबीएमएस टू। इंडेक्स क्यों क्रिएट किया जाता है मोस्टली आरडीबीएमएस में, पहला है प्रोवाइड ए क्विकर वे टू स्टोर डेटा, दूसरा है डिक्रीज द अमाउंट ऑफ डिस्क स्पेस यूटिलिटी, सी है कि प्रोवाइड रैपिड रैंडम सीक्वेंस एक्सेस टू, डी है बेस डेटा टेबल। इंडेक्स में क्या होता है, इंडेक्स का एक नंबर दिया होता है 1 2 3, इंडेक्स के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं अपने डेटा को। तो इससे क्या होता है, रैपिड मीन्स जल्दी हम अपने डेटा को ओ के थ्रू मिल सकता है। आप रैंडमली भी इंडेक्स का नाम दे देंगे, उससे भी हम अपने डेटा को फिक्स कर सकते हैं। फिर सिक्वेंसली भी मीन्स आप इंडेक्स 1 से स्टार्ट करना चाहते हैं, फिर उसके बाद सारे डेटा को एक्सेस करना चाहते हैं, सिक्वेंसली भी हम अपने डेटा को एक्सेस करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है हमारा, सी, सी इज अ राइट आंसर फॉर द 9th क्वेश्चन। अब आते हैं अपने 10th क्वेश्चन पे, डेटा मैनेजमेंट इन डिसिप्लिन दैट फोकस ऑन। पे डेटा मैनेजमेंट हमारा फोकस करता है, पहला है मैनेजमेंट ऑफ इंड यूजर, या फिर सेकंड इज अ दी प्रॉपर जनरेशन स्टोरेज एंड रिट्रीवल ऑफ डेटा, या फिर दी हेल्प आइटम टू बी यूज्ड बाय द एंड यूजर, डी है हमारा द प्रॉपर जनरेशन स्टोरेज एंड रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन। यहाँ पे डेटा मैनेजमेंट हमारा फोकस करता है कि द प्रॉपर जनरेशन स्टोरेज और रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन, ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन को रिट्रीवल पे फोकस करता है। तो डी इज अ राइट आंसर, डी इज अ राइट आंसर, डी इज अ राइट आंसर। अब आते हैं अपने 11th क्वेश्चन पे। 11th क्वेश्चन क्या बोलता है, ए लॉजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ सम पोर्शन ऑफ डेटाबेस दैट इज रिक्वायर्ड बाय यूजर टू परफॉर्म टास्क। एक लॉजिकल डिस्क्रिप्शन सम पोर्शन पे हम डेटाबेस को ये रिक्वायर होता है, मतलब कि यूजर रिक्वायर होता है टास्क को परफॉर्म करने के लिए। किस लेवल पे होता है, जब भी यूजर की बात आए आप यूजर लेवल ही, क्योंकि यूजर लेवल पे ही, यूजर व्यू पे ही, एक्सटर्नल लेवल पे ही हमारे जो यूजर होते हैं वो वर्क करते हैं। जैसे कि अगर आप कोई भी जैसे अमेजन का आप वेबसाइट खोलते हैं, कोई भी सामान खरीदते हैं, तो फिर क्या होता है उसमें जो प्रोडक्ट की क्वांटिटी होती है वो कम हो जाती है, मीन्स आप ऑपरेशन परफॉर्म किए हैं उस वेबसाइट पे जाके। तो ये इस चीज़ की बात कर रहा है। हमारा राइट आंसर क्या है, व्यू यूजर। आप व्यू लेवल पे जो यूजर होते हैं वो व्यू लेवल पे कुछ ऑपरेशन, बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो इस 11 का राइट आंसर है हमारा है ए। अब आते हैं अपने 12 पे, ए टेबल कैन बी लॉजिकली कनेक्टेड टू अनदर टेबल बाय द डिफाइनिंग। अगर एक टेबल दूसरे टेबल से कनेक्ट है तो
किसके थ्रू कनेक्ट होगी? क्या वो हाइपरलिंक हम डेटा अपने डेटाबेस में बात नहीं करते हैं, या फिर कॉमन एट्रीब्यूट से करते हैं, या फिर प्राइमरी की से करते हैं, या फिर कैंडिडेट की से करते हैं? कॉमन एट्रीब्यूट तो ठीक है, बट हमारा जो प्राइमरी की होता है, जो एक टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, प्राइमरी की के ही थ्रू हम लॉजिकली कनेक्ट करते हैं एक टेबल को अनदर टेबल से। तो हमारा राइट आंसर क्या हुआ? सी। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन है, विच डेटा ऑफ फाइल इज इजीएस्ट टू अपडेट? कौन से फाइल को आप बहुत इजी वे में अपडेट करते हैं? तो कौन से फाइल को अपडेट करते हैं? क्लस्टरेड फाइल को हम सिंपली हम अपडेट कर सकते हैं। अब आते हैं अपने 14 क्वेश्चन पे। दी 14 क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग simultaneously operation on the database without having them interfere with one another is? अब ये क्या बोल रहा है कि प्रोसेस को मैनेजिंग सिमिलर ऑपरेशन, अगर आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, अगर कोई ही है पर अपना ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, तो उस बीच में कोई दूसरा व्यक्ति, कोई दूसरा यूजर उसके ऑपरेशन में कोई भी इंटरफेयर ना करे। तो अभी मैंने ऊपर बात किया, ये क्या होता है? कॉन्करेंसी कंट्रोल। अगर आपका ट्रांजेक्शन है, रीड कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं, तो वो कोई और यूजर उस डेटा पे ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता। तो ये क्या करता है? एक प्रोवाइड करता है, मीन्स आपको अपने डेटा पे सिर्फ पहले आप वर्क कर सकते हैं, आपका डेटा अपडेट होने के बाद, कमिट होने के बाद, फिर दूसरा कोई आपके मीन्स आप जिस पे रीड राइट किए हैं, कोई और यूज कर सकता है। तो ये किसके थ्रू प्रोवाइड होता है? कॉन्करेंसी कंट्रोल के थ्रू, कि जब तक आप उस डेटा पे वर्क कर रहे हैं, कोई दूसरा उस पे वर्क नहीं कर सकता है। सी इज द राइट आंसर। 15 क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग द data storage and data access characteristic of the database? ये किसका कैरेक्टरिस्टिक है? कि विच ऑफ द प्रोसेस सेलेक्टिंग द डेटा स्टोरेज, कि या सिलेक्ट कर रहा है डेटा स्टोरेज को, और क्या कर रहा है? डेटा एक्सेस कैरेक्टरिस्टिक, डेटा को किस टाइप में एक्सेस करना है, वो एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है। मीन्स एक डेटा को किस वे में आप एक्सेस कर रहे हैं, तो ये वो डेटाबेस का कैरेक्टरिस्टिक है। तो इसका क्या है? पहला लॉजिकल डेटा बेस्ड डिजाइन, या फिर फिजिकल डेटा बेस्ड डिजाइन, टेस्टिंग एंड परफॉर्मिंग ट्यूनिंग, या फिर इवोल्यूशन एंड सिलेक्टिंग। तो फिर इसमें बात हो रही सिलेक्टिंग द स्टोरेज। जब भी स्टोरेज की बात आए, या फिर आप किस वे से ये करेक्टराइज किया हो कि किस वे से आप डेटा को एक्सेस करेंगे, उसको एक्सेस करने का विशेषता बताया हो, तो उसका राइट आंसर हमारा क्या है? फिजिकल डेटा बेस्ड डिजाइन में। फिजिकल डेटा बेस्ड डिजाइन क्या है? स्टोरेज की बात करता है। बी इज द राइट आंसर। हमारा 16 क्वेश्चन है, ए सेट ऑफ पॉसिबल डेटा वैल्यू इज कॉल्ड। सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यू, डिग्री हमारी क्या होती है? ट्रिपल हमारी, और डोमेन एट्रीब्यूट के थ्रू हम क्या पॉसिबल सेट ऑफ वैल्यू, कोई भी ये कांस्टेंट नहीं है, एट्रीब्यूट मीन्स क्वालिटी बताता है एंटिटी का। डिग्री हो गया, टपल हमारा रो है, डोमेन हमारा कांस्टेंट है, मीन्स ये डिसाइड करता है। जो हमारा डोमेन है वो डिसाइड करता है कि एक पर्टिकुलर, मैंने ये क्वेश्चन ये डोमेन के बारे में ऊपर लेक्चर में मैंने बताया कि डोमेन क्या होता है, कि एक किसी भी एट्रीब्यूट में, अगर कोई भी एट्रीब्यूट है, उसमें कौन सी वैल्यू होगी, कौन सी वैल्यू नहीं होगी, पॉसिबल वैल्यू बताता है, तो वो डोमेन के थ्रू होता है। हमारा डी इज द राइट आंसर। 17 क्वेश्चन है, ए डेटा डिक्शनरी इज स्पेशल फाइल दैट कंटेन। डेटा डिक्शनरी क्या है? कि स्पेशल फाइल को क्या क्या कंटेन किया रहता है? पहला है द नेम ऑफ द ऑल फाइल इन ऑल फाइल, सॉरी, the name of all field in all files, the width of all field in all file,
दी डेटा टाइप ऑफ ऑल फील्ड इन ऑल टाइप। तो ये क्या है, ये सारे चीज को कंटेन किया होता है। जो हमारा ऑप्शन दिया है ए बी सी डी को, सारी चीजों को ये कंटेन किया होता है। राइट आंसर इज डी, डी इज द राइट आंसर फॉर द 17 क्वेश्चन। अब आते हैं अपने 18 क्वेश्चन पे। ट्रांजेक्शन टाइम स्टैम्प क्या होता है? हमारा जो है ट्रांजेक्शन टाइम स्टैम्प को हम क्या बोलते हैं? ट्रांजेक्शन टाइम स्टैम्प, ट्रांजेक्शन में जैसे कि हमने पढ़ा है कि कॉन्करेंसी को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी टेक्निक यूज होती है। मीन्स लॉकिंग यूज करते हैं, टाइम स्टैम्प यूज करते हैं, टू फेज लॉकिंग यूज करते हैं, स्ट्रिक्ट लॉकिंग यूज करते हैं। तो टाइम स्टैम्प में क्या होता है कि हम ट्रांजेक्शन जैसे जैसे आने लगता है उसको एक टाइम दे देते हैं। मीन्स जो जो ट्रांजेक्शन जैसे जैसे अराइव होगा उससे हम टाइम दे देंगे, उसके थ्रू वो अपना अपने मीन्स उसके उस टाइम के अकॉर्डिंग ही कौन सा ट्रांजेक्शन पहले परफॉर्म होगा ये डिसाइड करता है। तो हमारा क्या हो दिया है कि नॉट यूनिक फॉर इस ट्रांजेक्शन, नहीं, ट्रांजेक्शन में हर ट्रांजेक्शन का टाइम स्टैम्प यूनिक होता है। लार्जर फॉर ओल्डर ट्रांजेक्शन, ये सी इज ए यूनिक आइडेंटिफायर असाइन फॉर इस ट्रांजेक्शन। सी इज द राइट आंसर। ये एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है इस ट्रांजेक्शन के लिए कि ये उस पे एक टाइम स्टैम्प हर ट्रांजेक्शन पे होगा, यूनिकली होगा कि पहले कौन आया, तो उसके थ्रू हम उसको टाइम स्टैम्प देते हैं, फिर वो अपने ट्रांजेक्शन को परफॉर्म करता है। सी इज अ राइट आंसर। अब 90 क्वेश्चन पे आता है। इन टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल, दो फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल, टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल क्या होता है? ऑल अनलॉकिंग ऑपरेशन प्रोसीड द फर्स्ट लॉक ऑपरेशन। बी इज ऑल लॉकिंग ऑपरेशन प्रोसीड द फर्स्ट लॉक ऑपरेशन। लॉकिंग एंड अनलॉकिंग टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, नॉन ऑफ दिस। तो हमारा राइट आंसर क्या है? सी। इसमें क्या होता है टू फेज लॉकिंग में? टू फेज लॉकिंग में दो फेज होता है। एक होता है एक श्रिंकिंग फेज होता है, एक ग्रोइंग फेज होता है। जब पहले क्या होता है हमारा लॉक होता है प्रोसेस, पहले हमारा जो ट्रांजेक्शन होता है वो पहले लॉक होगा, फिर उसके बाद अनलॉक होता है। जब श्रिंकिंग फेज में सारे ट्रांजेक्शन को लॉक करते हैं, ट्रांजेक्शन के जितने भी ऑपरेशन होते हैं उसको हम लॉक करते हैं। तो ग्रोइंग फेज में क्या करते हैं? अनलॉक करते हैं, अनलॉक। तो पहले लॉकिंग होगा देन अनलॉक होगा। श्रिंकिंग फेज और ग्रोइंग फेज, श्रिंकिंग फेज में क्या होता है? लॉकिंग होता है। ग्रोइंग फेज में हमारे जो होते हैं वो अनलॉक होते हैं हमारे ट्रांजेक्शन। तो सी इज द राइट आंसर। पहले क्या होगा? लॉकिंग, फिर अनलॉकिंग होगी। अब आते हैं 20 क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? इसमें आप डेटा डिक्शनरी की डिफिनीशन को याद कर सकते हैं। ये एग्जामों में पूछा जाता है, तो इसको याद करिएगा कि ये इस ऑप्शन के थ्रू आप डिक्शनरी के बारे में कौन कौन सी चीज़ें सही है उसको उसको याद कर लीजिएगा। पहला क्या है कि डेटा डिक्शनरी इज नॉर्मली मेंटेन बाय द डीबीए, सही है, पहला हमारा राइट है। द डेटा एलिमेंट इन अ डेटाबेस कैन बी मॉडिफाई बाय द चेंजिंग द डेटा डिक्शनरी, नहीं, हमारा जो डेटा एलिमेंट होता है डेटाबेस में वो मॉडिफाई नहीं होता है डेटा डिक्शनरी के चेंज होने की वजह से, ऐसा नहीं है। सी क्या है? डेटा डिक्शनरी कंटेन द नेम एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ इस डेटा एलिमेंट। सी इज अ राइट, क्योंकि डिक्शनरी नेम और डिस्क्रिप्शन ऑफ इस डेटा एलिमेंट के को कंटेन किए होता है। डी क्या है? दी डेटा डिक्शनरी इज अ टूल यूज टू एक्सक्लूसिवली बाय द डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन। डी इज द राइट है। हमारा जो रॉन्ग है वो बी है। बी इज द राइट आंसर फॉर द डेटा, हमारा डेटा डिक्शनरी के लिए। अब आते हैं अपने 21 क्वेश्चन पे। ये पूछा क्या गया है? ए सब स्कीमा एक्सप्रेस, जो सब स्कीमा है वो क्या एक्सप्रेस करता है? सब स्कीमा क्या होता है? द व्यू ऑफ द डेटाबेस दैट अपीयर टू एन एप्लीकेशन प्रोग्राम इस, उसे हम बोलते हैं कि जो हम एप्लीकेशन लेवल पे मीन्स यूजर लेवल पे जो चीज हमारे डेटाबेस में व्यू होती है, जैसे आप फेसबुक खोलते हैं जो भी व्यू होगा वो उसको क्या बोलते हैं? सब स्कीमा बोलते हैं। तो किस लेवल पे ये एक्सप्रेस होता है? एक्सटर्नल व्यू, एक्सटर्नल व्यू में। सी इज द राइट आंसर। सब स्कीमा क्या होता है? हमारा जो एक ऐसा जो वो डेटाबेस होता है जिसे हम यूजर को दिखाते हैं, यूजर को व्यू करने के लिए
एप्लीकेशन पे जो भी व्यू, किसी भी एप्लीकेशन पे जितने भी हम यूजर व्यू कर सकते हैं जो चीजें, वो होता है हमारा सब स्कीमा जिसे हम देख सकते हैं। हमारा 22 क्वेश्चन क्या है, डेटा इंटीग्रिटी इन अ बेस सिस्टम में बी लॉस्ट बिकॉज। डेटा इंटीग्रिटी किसकी वजह से लॉस्ट हो सकती है? पहला है कि दी सेम वेरिएबल में हैव डिफरेंट वैल्यू इन डिफरेंट फाइल। सेकंड है फाइल आर डुप्लीकेट, अननेसेसरी डेटा इज स्टोर इन फाइल। डी इज रिडंडेंट डेटा स्टोर इन अ फाइल। रिडंडेंट डेटा मीन्स एक ही वैल्यू को बार बार स्टोर किया तो वो रिडंडेंसी कहलाती है। सी है अननेसेसरी अननेसेसरी डेटा को स्टोर करेंगे तो हमारे स्टोरेज काफ़ी इंक्रीज हो जाएगा। फाइल आर डुप्लीकेट, डुप्लीकेसी बढ़ जाएगी। इन डेटा के जो इंटीग्रिटी है वो किससे लॉस होगा? जब सेम वेरिएबल हो। अगर हमारी डेटा इंटीग्रिटी क्या बोलती है कि ये आपका आफ्टर द ट्रांजेक्शन, आफ्टर द ऑपरेशन वैल्यू आपकी सेम होनी चाहिए, बट हमारी वैल्यू अगर 5 आ रही है एक जगह और एक जगह हमारी वैल्यू 6 आ रही है, तो ये डेटा इंटीग्रिटी के रूल को क्या करता है? इनकरेक्ट करता है। तो ए इज अ राइट आंसर। डेटा इंटीग्रिटी में क्या होता है कि ये आप जो वैल्यू होगी ये वो हमेशा सेम होगी। ऐसा नहीं कहीं ए की वैल्यू ए है, कहीं ए की वैल्यू 5 है तो कहीं ए की वैल्यू 6 है। तो इसमें डेटा इंटीग्रिटी में ए की वैल्यू जो करेक्ट है वही होना चाहिए। ए इज अ राइट आंसर। अब आते हैं अपने 23 क्वेश्चन पे। 23 क्वेश्चन क्या बोलता है, दी एम्प्लॉय सैलरी शुड नॉट बी मोर देन 6000। दिस इज क्या? इंटीग्रिटी कांस्टेंट है, रेफरेंशियल कांस्टेंट है, या ओवर डिफाइंड कांस्टेंट है, फिजिबल कांस्टेंट है। डेटाबेस में दो चीजें हैं, इंटीग्रिटी कांस्टेंट, रेफरेंशियल कांस्टेंट। इंटीग्रिटी कांस्टेंट में बहुत सारी कांस्टेंट आती है। फॉरेन की इंटीग्रिटी होती है, प्राइमरी की होती है, चेक कांस्टेंट होता है, या फिर यूनिक कांस्टेंट होता है। ये सारी चीजें चेक होती है इस इंटीग्रिटी में। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी मीन्स जब भी फॉरेन की बात आती है, एक टेबल में फॉरेन की है, दूसरे टेबल में प्राइमरी की है, जब वो प्राइमरी मीन्स जब भी रिलेशन की बात होती है तो वहाँ पे आता है रेफरेंशियल कांस्टेंट मीन्स कैसे फॉरेन की क्या वैल्यू होगी एज अकॉर्डिंग ऑफ द प्राइमरी की। बट यहाँ पे राइट आंसर इसमें क्या बोला गया है कि एक सैलरी दिया गया है जो कि इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वो है इंटीग्रिटी कांस्टेंट। ये क्या है हमारा? इंटीग्रिटी कांस्टेंट। अब आते हैं अपने 24 क्वेश्चन। ट्रिगर क्या होता है? ए स्टेटमेंट दैट इनेबल टू स्टार्ट एनी टीबीएमएस, या फिर बी बी क्या है? ए स्टेटमेंट दैट is executed by the user when debugging application is program. C is a condition the system test for the validity of the database user. D क्या है? A statement that executed automatically by the system has a side effect of modification of data. इसमें हमारा ट्रिगर क्या होता है? एक स्टेटमेंट होता है जब भी क्या ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता एक स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है सिस्टम के थ्रू। इसके इफेक्ट क्या होता है? मॉडिफिकेशन। हमारा डेटा का डेटाबेस का क्या होता है? मॉडिफिकेशन होता है। कोई भी एग्जीक्यूशन हुआ तो उसके अकॉर्डिंग क्या इफेक्ट होता है? हमारा डेटाबेस क्या होता है? मॉडिफाई होता है। तो इसको हम बोलते हैं क्या? ट्रिगर बोलते हैं। इसको हम ट्रिगर बोलते हैं कि एक ऑपरेशन हुआ उसके बाद मॉडिफिकेशन होगा हमारे डेटाबेस को। दिस इज अ ट्रिगर। अब आता है 25 क्वेश्चन पे। 25 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड विथ डेटाबेस। किससे हम यूज करते हैं डेटाबेस के साथ? डेटा माइनिंग, ईडीआई, या क्रेडिट कार्ड, या फिर नन ऑफ दिस। तो किसे यूज करते हैं? ईडीआई, जिसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। इलेक्ट्रॉनिक डेटा मीन्स डिजिटल फॉर्म में जो आपकी डेटा होती है इंटरचेंज मीन्स कम्युनिकेशन। जो हमारे डेटाबेस क्या होता है? जो डिजिटल डेटा है वो एक दूसरे से कम्युनिकेशन करती है, वो हमारे यूज होते हैं डेटाबेस में। ईडीआई इज द राइट आंसर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। ये सारे क्वेश्चन आपको नए देखने को मिलेंगे, जैसे कि बीपीएससी और आप सारे एग्जामों में क्या हो रहा है कि नए नए क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कोई बेसिक क्वेश्चन अब उतना नहीं पूछता है कि सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया। अब वो ट्रांजेक्शन से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो कि हमारा जितने भी गेट के सिलेबस जो है उससे रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा उससे बेस क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। अगर आप
डेटाबेस पढ़ चुके हैं तो इस क्वेश्चन के थ्रू आप अपने कंसेप्ट को रिवाइज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।